हाय एवरीवन। तो ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस के अकॉर्डिंगली चैप्टर को कवर करेंगे और ये जो पार्ट 1 है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर जैसा कि चैप्टर का नाम में वो क्या बतलाता है कि फ्रांस में विद्रोह, अब विद्रोह क्यों, कैसे और किस रीज़न की वजह से हुआ, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है। देखो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो कहानी है वो लुइस 16 के साथ एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है। तो लुइस 16 तो कहते हैं कि लुइस 16 जो है बार्बन फैमिली से बिलोंग करता था। उस लुइस 16 के पहले कोई और राजा थे, उनके पहले कोई और। तो ये जो बार्बन जो डायनेस्टी, जैसे कि चंद्रगुप्त डायनेस्टी होता है, मौर्य डायनेस्टी होता है, मौर्य डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी के जो राजा हो उसी ये जो था वो बार्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, करते थे। बार्बन डायनेस्टी। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बार्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये जो है देखो ये लुइस 16 जो थे वो 20 साल की उम्र में राजा बनते हैं कि 20 साल की उम्र में उनको राजगद्दी थमा दिया जाता है कि अब तुम शासन करोगे। तो कब ascended the throne at the age of 20 years. At the age of 20 years। देखो एनसीईआरटी में पक्का यही लाइन लिखा हुआ है, ascend the throne at the age of 20 years। देखो इसमें जो है ascended का मतलब होता है राजगद्दी पर बैठना और थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी। तो 20 साल की उम्र में वो राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। अब ये पर इसमें जो भी समझ में लिख लो, तब तक हम कॉपी देखते हैं। तो इरेज कर दे, 1 मिनट रुक जाओ सिर्फ। इरेज कर रहे हो? तो देखो ये जो लुइस 16 है, ये लुइस 16 का शादी होता है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। ऑस्ट्रियन एक अलग कंट्री है, उनकी वहाँ की प्रिंसेस से इनका शादी होता है। उनका नाम होता है मैरी एंटोनिएट। तो मैरिड टू लुइस 16 गेट्स मैरिड हुआ ना, गेट्स मैरिड टू मैरी एंटोनेट। तो ये लुइस 16 जो थे वो मैरी एंटोनेट से शादी कर चुके होते हैं। अब इनका यहाँ पे काम खत्म होता है। अब जैसे ही ये राजगद्दी पर बैठते, देखो जैसे ही ये राजगद्दी पर बैठने से तो उनको मिलता है कि उनके जो खजाना होता है, जैसे कि हर एक राज्य का अपना एक खजाना होता था पहले, तो उनको मिलता है कि उनका जो खजाना होता है, जो ट्रेजर होता है, वो पूरी तरीके से खाली होता है। ट्रेजर खाली होता है, खाली होता है, मतलब खाली रहता है। उनका जो खजाना था वो खाली रहता है। अब इसके पीछे का रीज़न ये रहता है कि जब विश्व युद्ध लड़ रहा था फ्रांस, जब फ्रांस विश्व युद्ध लड़ रहा था तो उस टाइम उसका जितना भी खजाना था, जितना भी पैसा उनका था, सब उस लड़ाई में इन्वेस्ट हो गया था। एकदम पैसा मतलब कि पानी की तरह बहा था, जैसे कि नली में पानी बहता है ना, इन द सिमिलर वे जो खजाना था उस तरीके से बहा था। यहाँ तक तो खत्म होता है। जैसे ही वो लुइस 16 राजगद्दी पर बैठते हैं, वो देखते हैं खजाना खत्म हो चुका है। तो
एक परेशानी तो उनको ये मिला कि खजाना क्या था, खजाना खत्म हो चुका था। ये परेशानी, फर्स्ट प्रॉब्लम उनको ये फेस करना पड़ा। और सेकंड प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ा था कि जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठते हैं, जो जो लोग फ्रांस को कर्ज दिया था, तो स्टेट्स बुक में स्टेट्स का जिक्र, स्टेट्स मतलब कंट्री भी रिप्रेजेंट होता है, तो जो जो लोग फ्रांस को अपना लोन दिया था, कर्ज दिया था, वो लोग क्या कर रहा था कि अब डिमांड कर रहा था कि 10% एक्स्ट्रा हमको रिटर्न करो, पैसा तो हमको रिटर्न करो, जो कर्ज हम तुमको दिए हैं। अब जो कर्ज देगा वो तो मांगेगा ही ना। तो जो मनी लेंडर्स था वो मांग रहा था कि हमको तुम 10% एक्स्ट्रा पेड करो, एकदम हमको क्या उसको बोलते हैं, इंटरेस्ट के साथ पेड करो। तो क्या आप बोलो मांग रहे थे, मेरेज कर दे रहे हैं। इसको लिखना है तो लिख लो। तो मनी लेंडर्स डिमांडेड extra money demanded their money with the 10%, with the interest of 10%, with the interest of 10%। तो देखो ये जो सेकंड प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था लुईस सिक्सटीन को, यहीं से शुरुआत होता है कर्ज बढ़ाने का। जो सेकंड प्रॉब्लम था कि जो मनी लेंडर्स था वो ज़्यादा डिमांड कर रहा था कि हमको एक तो जिनको हम कर्ज दिए वो हमको वापस करो, लेकिन विद 10% इंक्रीज अमाउंट के साथ। तो जब एक तो खजाना भी खाली था और लुईस सिक्सटीन के पास पैसा नहीं था, फ्रांस के पास पैसा नहीं था, तो वो क्या करते हैं कि जो, क्योंकि एक कंट्री में जनता टैक्स पे करता है, वो जो जनता को जो टैक्स पे करना था, लुईस सिक्सटीन क्या करते हैं कि वो जो टैक्स का जो अमाउंट है वो बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि उनको तो पेड करना था, मनी लेंडर्स को उनको पैसा पेड करना था। तो वो क्या करते हैं कि टैक्स का अमाउंट इंक्रीज करते हैं किस तरीके से कि जो लोग हैं, जो थर्ड स्टेट, मतलब कि फ्रांस जो था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। कौन कौन से में? नोबिलिटी, फर्स्ट हो गया क्लर्जी, और थर्ड में आ जाते हैं पीजेंट्स। देखो ये जो थर्ड कैटेगरी के जो लोग थे, इन्हीं लोगों को सिर्फ पैसा पेड करना रहता था और किसी को पैसा वहाँ पे पेड नहीं करना रहता था। ये थर्ड कैटेगरी के जो लोग थे, जो गरीब जो लोग थे, उन्हीं को टैक्स पे करना रहता था। और ये जो थे, ये 2 कैटेगरी के जो लोग थे, नोबिलिटी एंड क्लर्जी, इन लोगों को कुछ स्पेशल पावर्स मिले हुए थे, जन्म के साथ ही कुछ अधिकार मिले हुए थे, प्रिविलेज मिले हुए था कि जो उनको बाय बर्थ मिले हुए था। लेकिन थर्ड कैटेगरी के जो लोग थे उनको ऐसा नहीं मिला था। अगर कुछ लगे तो लिख लो। तो देखो अब ये जो पीजेंट्स लोग थे वो कहाँ काम करते थे? जो पीजेंट्स जो लोग थे वो इन दोनों के अंडर में काम करते थे, एक सिस्टम के अंडर काम करते थे। और वो जो सिस्टम का नाम है फ्यूडल सिस्टम नाम, उस क्या होता है वो हम बतलाते हैं। देखो फ्यूडल सिस्टम के फ्यूडल सिस्टम, तो फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि जो छोटे तबके के जो लोग थे उनके पास खुद का ज़मीन नहीं होता था, वो लोग खुद का ज़मीन ओन नहीं करते थे, लेकिन जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो उनको ज़मीन देते थे कि ज़मीन पे तुम खेती करो, लेकिन इन रिटर्न उसका जो अमाउंट है हमको भी मिलना चाहिए, थोड़ा सा तुम भी रख लेना। तो इस तरीके से उनका खाना पीना चलता था। अब आ जाता है सेकंड टॉपिक है तुम्हारा दी स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो कहते हैं कि 1715 में इन ईयर
1715। तो कहते हैं 1715 में फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था कि उनको जो मतलब कि जो प्रोडक्शन लेवल था उसके कंपैरिजन में फ्रांस का जो पॉपुलेशन था बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुआ था। इंक्रीज टू इन 1715 फ्रांस द population of France was 20 million। देखो 1915 तक फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो 20 मिलियन था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो पॉपुलेशन था वो बढ़ करके 23 मिलियन हो गया था। सॉरी 1715 तक इसका पॉपुलेशन 23 मिलियन हो चुका था। तो पहले तो 23 मिलियन पॉपुलेशन था और ठीक 1789 में फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो बढ़ करके 28 मिलियंस हो चुका था। ठीक है, इतना ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रहा था पॉपुलेशन का कि मतलब एक तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन खाने का जो सोर्स था वो चीज़ घटते जा रहा था। जो पॉपुलेशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा था प्रोडक्शन, तो इस वजह से क्या होता, जो गरीब जो लोग थे उनको खाने का भी दिक्कत होने लगा, वहाँ पर डिफरेंस पैदा होने लगा, मतलब डिफरेंस बनने लगा। अमीर और गरीब में डिफरेंस प्रोड्यूस होने लगता है। कुछ लगे तो लिख लो इसमें से, इरेज कर दे हम अब। तो कहता है कि फ्रांस का जो पौराणिक रीति था, फ्रांस का पौराणिक रीति में जो राजा होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी लॉ नहीं बना सकते, बेसिकली टैक्स इम्पोज करने का, कि जनता पे टैक्स फ्रांस के राजा अपने मन से नहीं बना सकते। वो टैक्स का रूल तभी बना सकते, कितना किसको टैक्स पेड करना पड़ेगा वो तभी बना सकते हैं कि जो 3 कैटेगरी के जो लोग थे, मतलब स्टेट जनरल जो हो गए, स्टेट जनरल। अब ये स्टेट जनरल का है तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 स्टेट। तो अब ये स्टेट क्या है, यहाँ पे जो है स्टेट जो नोबिलिटी, क्लर्जी और जो पीजेंट्स के जो लोग थे, 3rd लेवल के जो लोग थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए, उनके जो मतलब हर एक स्टेट का अपने प्रतिनिधित्व था। कि जैसे कि हमारे में स्टेट के अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सेंट्रल लेवल पे कौन सा, जैसे कि हम CM हो जाते हैं, फिर एक छोटे सा जगह जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं उस मोहल्ले में वार्ड कमिश्नर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव आते थे, मीटिंग करते थे राजा के साथ, फिर सब मिलकर टैक्स कितना किसको पेड करना है वो डिसाइड होता था। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। प्लीज़ अगर समझ में आप सब्सक्राइब कर देना।